पढ़ाई से जो डर गया वो आगे नहीं बढ़ पाया, जो मॉडल सेट समझ गया वही एग्जाम में चमक पाया। आपको बात से पता चल ही गया होगा हम किस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं। हम बात करना चाहते हैं मॉडल सेट के बारे में, जो 2026 में जैक द्वारा जारी किया गया है। आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स है और टोटल नंबर जो है वो मार्क्स कितना है 70 है और 3 घंटा का इसमें समय मिलेगा। कुछ नियम है, इस नियम को जानना जरूरी है। देखिए यहाँ क्या है ए, ठीक है, और क्या है बी, ठीक है, ए बी सी डी ये ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ग्रुप ए में क्या है, ग्रुप बी में क्या है, ग्रुप सी में क्या है, ग्रुप डी में क्या है। ए में जो है 25 एमसीक्यू रहेगा और बी में जो है उसमें ऑप्शन नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और सी में जो है ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और डी में जो है 5 रहेगा। ये सारा पैटर्न दिया गया है जिसमें देखिए 25 है। देखिए इसमें क्या दिया है कि 2 नंबर का दे दिया है, शायद ये जैक मिस किया है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर 2 नंबर का अगर हम जोड़ते जाएंगे तो 70 नहीं आएगा, 75 हो जाता है। तो ये आप कैसे निकला ये तो बता नहीं सकते, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि मिस हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं सीधा। क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ क्वेश्चन पर बात करते हैं। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन ए वैक्यूम वेरियस एज। निर्वात में रखे गए 2 बिंदु आवेशों के बीच बल इस प्रकार बदलता है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, तो देखिए सबसे पहले दिया है बिंदु आवेश, ठीक है। ये जो बिंदु आवेश है ये बिंदु आवेश क्या है, यानी पॉइंट चार्ज क्या है। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा कि पॉइंट चार्ज किसको बोलते हैं। अगर मान लो आपके पास एक गेंद है और बहुत दूर में है और अगर हम उसको देखते हैं दूर से तो बहुत छोटा नजर आता है, तो ये पॉइंट चार्ज है। अगर दूर से दिखने से बिंदु आकार यानी जिनका मैग्नीट्यूड 0 हो यानी 0 के बराबर हो तो उसको पॉइंट चार्ज बोलते हैं। तो 2 पॉइंट चार्ज होता है, तो मान लीजिए 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज यहाँ है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ है। एक मान लो Q1 है और दूसरा Q2 है। अब बीच का डिस्टेंस कितना है, R है, तो फोर्स लगेगा क्या, F। इसी को हम लोग बोलते हैं कूलम फोर्स। अब कूलम फोर्स जो होता है तो ये कूलम का नियम में क्या आएगा, कूलम का नियम क्या कहता है, 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच अनुपाती होती है। यानी मैथमेटिकल अगर बात करें तो क्या होगा कि F समानुपाती Q1 और क्या हो जाएगा Q2 हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या होगा, तो F समानुपाती क्या हो जाएगा 1 बाय क्या हो जाएगा R का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इस कूलम लॉ को यानी दोनों इक्वेशन को अगर मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो देखिए क्या मिलेगा, तो F इक्वल टू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1, ठीक है, Q2 बाय क्या हो जाएगा R स्क्वायर। अगर इसको कांस्टेंट मान लिया जाए तो F समानुपाती क्या होगा 1/R स्क्वायर। यानी दूरी, अगर हम दूरी को बढ़ाएंगे तो बल का मान क्या होगा, कम होगा। दूरी का कम करेंगे तो बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या ऑप्शन है, तो आप देख सकते हो ऑप्शन किस में है, तो देखिए बी नंबर में है, तो आंसर होगा बी। आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरा नंबर में क्वेश्चन में क्या है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हिंदी से क्या है, विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ऐसा इकाई है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कोई सरफेस है और इस सरफेस से जितनी विद्युत बल रेखा गुजर सकती है, इन विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये विद्युत बल रेखाओं की संख्या, जिसका फार्मूला क्या है, तो इनका फार्मूला क्या होता है, तो फाई ई बराबर क्या होता है इंटीग्रेशन ई वेक्टर इंटू क्या होता है ds वेक्टर। अब ये ई जो है जब इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ जब इसको हम तोड़ते हैं ई का जो मान है वो क्या होगा, तो ये ई जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई वेक्टर इंटू क्या ds लिख सकते हैं। ई का मान क्या है, तो F/Q है और ds क्या है, तो क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर है। अगर ये एरिया वेक्टर है तो F का क्या हो जाएगा, तो न्यूटन हो जाएगा। ये क्या है, Q है, इसका क्या हो जाएगा, तो कूलम हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा न्यूटन, ठीक है, मीटर स्क्वायर और बाय क्या कूलम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। तो आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्या
न्यूटन मीटर स्क्वायर, इन बी इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। अगर आप ऑब्जेक्टिव तो पढ़ रहे हैं लेकिन इसके साथ थ्योरी भी आपको हम समझा रहे हैं, और इसके रिलेटेड अगर और कोई क्वेश्चन बन सकता है तो हम बताएंगे आपको। आप वीडियो को अंत तक देखिए, जरूर देखिए, आपको फायदा होने वाला है। आगे देखिए क्या है इसमें, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक विद्युत द्विध्रुव के लंब समद्वि भाजक पर विद्युत विभव क्या है। यानी हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा विद्युत द्विध्रुव डाइपोल क्या है। तो डाइपोल क्या है, तो देखिए डाइपोल के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो एक होता है माइनस क्यू और एक होता है प्लस क्यू, और ये क्या है, तो पॉइंट वो है, ये भी एल, टोटल क्या होता है 2l। यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे क्या कहते हैं, लंब समद्वि भाजक, यानी परपेंडिकुलर है। तो जो परपेंडिकुलर पर होगा तो वहां पर क्या होगा कि विभव का मान क्या होता है। तो देखिए इस चार्ज के कारण, माइनस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पर विभव कितना होगा, और प्लस चार्ज के कारण इस पर विभव कितना होगा। तो अगर माइनस चार्ज है तो इसका विभव का मान क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या आर, और इनके लिए जो होगा वो भी क्या होगा, v इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बाई क्या हो जाएगा आर। ये प्लस में होगा, तो एक माइनस में होता है एक प्लस में होता है। जब इसका रिजल्टेंट हम लोग करने जाएंगे तो मैग्नीट्यूड जो वैल्यू होगा, रिजल्टेंट जो होगा इनका, इसका जो रिजल्टेंट मान होगा वो कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, यानी ए नंबर होगा। आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए यहाँ आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। A parallel plate capacitor is charged and the disconnected from the battery. If the plates are pulled apart, the potential difference between the plates. अब इसमें क्या है, एक समानांतर प्लेट संधारित्र आवेशित कर बैटरी से अलग कर दिया जाता है। यदि प्लेटों को आपस में दूर खींचा जाए तो प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एक क्वेश्चन है, लेकिन इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा सारे हम बताएंगे। अब ध्यान से देखिए क्या है, सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, इससे रिलेटेड 4-5 को क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान देते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या है, एक प्लेट है, ये पॉजिटिव है, और ये प्लेट जो है वो क्या है, नेगेटिव है। इसका वो क्लियर है। अगर इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला जाए, यानी कागज का टुकड़ा हो, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला जाए तो क्या होगा, सबसे पहले इसमें धारण करने की क्षमता बढ़ेगा, यानी धारिता बढ़ेगा। और विद्युत क्षेत्र जो है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इसमें विद्युत क्षेत्र जो होता है, ठीक है, इसमें विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये धारिता है और ये विद्युत क्षेत्र है। तो अगर इसमें प्राविद्युत माध्यम यानी कागज के टुकड़ा अगर डाला जाए तो इसमें क्या होगा कि धारण करने की क्षमता बढ़ेगा लेकिन विद्युत क्षेत्र घटेगा। तो अगर क्वेश्चन दे कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच अगर कोई प्राविद्युत माध्यम डाला जाए तो धारिता का मान क्या होगा, तो आंसर लिखिएगा बढ़ेगा लेकिन विद्युत क्षेत्र घटेगा। ये हो गया क्वेश्चन क्लियर। आगे देखिए इसका कुछ फार्मूला हम लोग देखते हैं, क्या फार्मूला है इनका, इस फार्मूला पर भी बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हो गया एक पैटर्न का। सेकंड पैटर्न का जब हम लोग बात करते हैं कि दूसरा, ठीक है, अगर मान लो ये फार्मूला है इसका ए एप्सिलॉन नॉट बाय क्या है डी, ये धारिता का फार्मूला। इस फार्मूला को आपको याद रखना है। इसमें क्वेश्चन कभी कभी क्या देता है कि दो प्लेट के बीच अगर दूरी को, अगर मान लो दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो धारिता का मान क्या होगा, यानी कैपेसिटेंस जो उसका निकलेगा वो कितना होगा। तो देखिए अगर दोगुना कर दिया जाए तो ये 2 चल जाएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा 2 ए एप्सिलॉन नॉट बाय क्या हो जाएगा डी। तो इनका मान तो सी है तो सी लिख दी यहाँ 2, तो 2c हो गया। इसका मतलब धारिता दोगुना हो जाएगा। तो ये अगर आधी करते हैं तो देखो धारिता दोगुनी हो जाती, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखिए अगर दूरी को दोगुना कर दिया जाए, ये अगर मान लो प्लेट है, ठीक है, अगर ये मान लो प्लेट है, इसमें दूरी को क्या करेंगे दोगुना कर देंगे, तो ये क्या है यहाँ से वैल्यू इसका कितना होता है, तो इसका वैल्यू क्या होता है सी होता है, तो सी बाय क्या हो जाएगा 2, तो देखो धारिता आधी हो जाता है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन मिला, तीनों क्वेश्चन को दिमाग में सेट करके रखना है। कोई जरूरत
कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, लेकिन इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स ये नहीं कहता है कि एमसीक्यू रट करके जा। फिजिक्स ये कहता है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट के बेस पर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट के बेस क्या है, तो यहाँ से हम 4 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। एक खुद ये है, ये 3 क्वेश्चन और देखे। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा कि अगर प्लेटों के बीच के विभवांतर क्या होगा अगर दूर कर दिया जाए। तो ध्यान से देखो, 2 प्लेट है, एक पॉजिटिव है, ठीक है, और एक क्या है, नेगेटिव है। इसको दूर कर दिया जाए तो दूर करने से विभवांतर क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो जैसे जैसे दूरी को बढ़ाएंगे, ऐसे दूरी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इनका दूरी को बढ़ाते हैं तो विभवांतर क्या होगा। ये नहीं पूछ रहा कि धारिता क्या है या दूरी क्या है, ये नहीं पूछ रहा है, विभवांतर पूछ रहा है। तो विभवांतर बढ़ेगा, इसलिए क्या आंसर होगा, ए नंबर आंसर होगा, ठीक है, बढ़ता है। समझ में आ रहा होगा आपको। अगर कहीं भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर से हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है वो क्या है, ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ। देखिए क्या है, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन, ओम का नियम कब मान्य होता है। तो ओम का नियम होता है क्या, पहले इसको देखिए, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछिए तो हम सारा क्वेश्चन का जवाब दे सके, इस हिसाब से हमें पढ़ना चाहिए, ना कि इस क्वेश्चन को रट ले। हम लोग देखते हैं कि अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को रटने में माहिर रहते हैं, लेकिन आपको फिजिक्स में रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो एक क्वेश्चन के बदले बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ये बात आपको मानना होगा। आप देखिए, अगर रटे हम, ठीक है, तो बाद में क्या होगा कि क्वेश्चन को अगर उसी से अगर पूछ दिया जाए, घुमा करके पूछ दिया जाए, तो फिर हम लिख नहीं सकेंगे। इसलिए कभी भी फिजिक्स में रटने के फेरा में नहीं रहना, हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है, चाहे वो एमसीक्यू। अगर हम थ्योरी अच्छा से पढ़ते हैं, एक एक स्टेप पढ़ते हैं, तो हो ही नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन छूटे। अब यहाँ देखिए क्या है कि ओम का नियम मान्य होता है। तो ओम का नियम क्या है, तो देखिए एक तार है, इस तार में क्या होता है, ये पॉइंट और ये जो पॉइंट है, इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर भी है, आज से करंट जो फ्लो करता है वो आई है, तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आई होता है। तो भी समानुपाती क्या होता है, आई होता है। लेकिन ये कब होता है, जब टेम्परेचर यानी जब ताप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर ताप अगर कांस्टेंट है तो आप मानिए क्या हो जाएगा, ये ओम का नियम मान्य होगा। तो क्या होगा, देखिए दिख रहा है तापमान स्थिर हो, यानी टेम्परेचर इज ए कांस्टेंट। आपका समझ में आया होगा। चलिए देखिए आगे देखते हैं। द रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, ये रेसिस्टिविटी, अब आपको ये देखना है कि रेसिस्टिविटी जो होता है वो क्या है। तो रेसिस्टिविटी को हम लोग कैसे लिखते हैं, प्रतिरोध को कैसे लिखते हैं, प्रतिरोधकता को किसको लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है प्रतिरोधकता, इसका एसआई यूनिट क्या होता है। इन सारे चीज के बारे में हम लोग थ्योरी में बात की है। यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन है, लेकिन ये किस पर निर्भर करता है ये दे दिया है। अब निर्भर सिर्फ करेगा, तो देखिए प्रतिरोधकता जो होता है वो लंबाई पर, उसका आकार पर, मोटाई पर ये निर्भर नहीं करता है, ये निर्भर करता है तापमान पर, ठीक है। तो यहाँ देखिए तापमान जो है ये तो ऑप्शन नहीं है, पदार्थ की गुण पर निर्भर करता है, यानी पदार्थ पर निर्भर करता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, पदार्थ। ये आपको भी समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज। कहा था कि गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल अधिकतम कब मान्य होता है, जब वेग और चुंबकीय क्षेत्र बीच कोण होता है, कितना डिग्री का कोण होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड चुंबक गतिमान चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ये जो प्रवेश करता है तो 90 डिग्री में करता है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, बी नंबर, यानी 90 डिग्री आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसका ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा यूनिट जो होता है वो टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो सीजीएस मात्रक होता है वो गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय जो फ्लक्स है उनका जो ऐसा यूनिट होता है वो वेबर होता है, ठीक है। और स्व प्रेरण या अन्य प्रेरण की जब हम लोग बात करते हैं तो उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, हेनरी होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, हम 4-5 एमसीक्यू का आपके बारे में बताएं। हो सकता है अभी यहाँ क्वेश्चन दिया कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या है, हो सकता है क्वेश्चन दे देगा चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, या हो सकता है कि चुंबकीय का सीजीएस मात्रक क्या होगा, या हो सकता है कि पृथ्वी के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, तो 0.5 गॉस होता है। सब चीज याद रखना होगा आपको,
ठीक है, क्या याद रखना पड़ेगा कि इसका वैल्यू सब याद रखना पड़ेगा। तो क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, अभी यहाँ क्या पूछा है कि इकाई क्या है। देखिए यहाँ इकाई का मतलब क्या होता है कि टेस्ला भी होता है, गॉस भी होता है, लेकिन आपको जानना पड़ेगा अगर टेस्ला है तो वह ऐसा यूनिट होता है चुंबकीय क्षेत्र का, और चुंबकीय क्षेत्र का जो सीजीएस मात्रक होता है वो क्या होता है, गॉस होता है। क्या होता है, गॉस होता है। हो गया। लेकिन याद रखना ये भी है कि 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है, यानी 1 टेस्ला में 10⁴ गॉस होता है। कभी कभी क्वेश्चन चेंज करके भी दे देता है कि 1 गॉस में कितना टेस्ला होता है, 10⁻⁴ टेस्ला होता है, यानी 1 गॉस में 10⁴ भी टेस्ला होता है। तो आपको एक क्वेश्चन के साथ 5-6 गो एमसीक्यू बना लेना है, इन्हीं के अभी एगो सेट पढ़े, एगो पढ़े, फिर दूसरा सेट में कोई दूसरा पढ़े, ऐसा नहीं। अगर ये क्वेश्चन पढ़ा और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन कहीं से भी देता है तो हम जवाब दे सकते हैं। इस चीज को ध्यान देना है आपको। चलिए आपको समझ में आता होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन, जिसका क्या होगा आंसर बी नंबर होगा। बी नंबर में क्या दिया है, तो बी नंबर दिया है क्या, बी नंबर में दिया है क्या, टेस्ला। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र कैसा मतलब क्या होगा, टेस्ला होगा। आगे देखिए, ए मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस, मतलब एक मैग्नेटिक नीडल जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ऐसे, ठीक है, इसमें कोई नीडल को चुंबकीय सुई को रखा जाता है तो क्या होगा, तो क्या होगा, वो टर्न करेगा, घूमेगा, टर्न होगा, आंसर क्या होगा, टॉर्क यू, यानी टॉर्क होगा, आंसर ए नंबर होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए इसका हिंदी धर दिया है, देखिए ये होगा ए नंबर होगा। क्या हिंदी में, यदि चुंबकीय सुई को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर क्या प्रभाव होगा, तो आघूर्ण होगा, अभी तो समझाए। चलिए देखिए आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से देखना है कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू, ठीक है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस कारण से उत्पन्न होता है। पृथ्वी, पता होगा आपको, थ्योरी में पढ़े हैं कि सबसे बड़ा जो मैग्नेट है वो पृथ्वी है। किसने बताया था, तो विलियम गिलबर्ट ने बताया था कि चुंबक जो होता है वो सबसे बड़ा जो चुंबक है वो पृथ्वी है। क्योंकि अगर कोई मैग्नेट को अगर हम धागे से लटका कर छोड़ देते हैं तो वो एनएस में रुक जाती है, लेकिन जब ये पृथ्वी के बाहर जाकर प्रयोग किया तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, जहां उसका स्पीड घटा वहीं पर रुक गया। लेकिन जब पृथ्वी में इसका एक्सपेरिमेंट करके देखा, प्रयोग करके देखा, तो देखा क्या, वो एनएस में रुक जाती है। इसका मतलब उन्होंने कहा कि पृथ्वी सबसे बड़ा चुंबक यानी विशाल चुंबक है। ठीक है, कभी हम बताएंगे कि जैसे अगर हम लोग पृथ्वी में रहते हैं तो पृथ्वी अगर घूम रहे तो हम लोग क्यों नहीं गिर जाते हैं, इसका क्या कारण है। तो वीडियो बहुत जल्दी ये आने वाला है कि अगर पृथ्वी में अगर हम लोग रहते तो हम लोग क्यों नहीं गिरते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी को खींच कर रखे हैं ना पृथ्वी हमें खींच कर रखा है। इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, कभी बताएंगे, ये वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस कारण से उत्पन्न होता है। तो क्या होता है कि पृथ्वी के केंद्र में उपस्थित लोहे ये है, ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन से, पृथ्वी के भीतर आवेश के कारण। आंसर क्या होगा कि मोशन चार्ज इनसाइड द अर्थ, आंसर होगा सी नंबर। आगे क्वेश्चन क्या है कि लेंज का जो लॉ है, लेंज का जो लॉ है, ठीक है, लेंज का जो नियम है ये किस पर आधारित है। तो लेंज का नियम क्या होता है, तो लेंज का नियम होता है प्रेरित धारा। ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि लेंज के नियम में प्रेरित धारा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है अभी यहाँ ऑप्शन दे, इस ऑप्शन को चेंज भी कर सकता है। तो प्रेरित धारा वो जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। तो लेंज के नियम में क्या होता है कि जिनके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करेगा। वो जिसके कारण उत्पन्न हुआ, आजकल देखिए किए होंगे कि जो जितना ज्यादा पढ़ा कर समझाता है लास्ट में उसी का विरोध करता है कि नहीं कुछ नहीं समझाया। ठीक है, आजकल में ये चल रहा है, इसलिए बच्चों को सबसे पहले समझना चाहिए कि जिनके कारण वो उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। तो क्या यहाँ फिजिक्स में भी लागू होता है, तो हाँ फिजिक्स में लागू होता है। एक क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा कि लेंज का जो नियम होता है वो क्या होता है कि जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। तो ये क्या होता है, ये किससे रिलेटेड आएगा, तो एनर्जी से आएगा, यानी कंजर्वेशन ऑफ क्या, एनर्जी। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, ए ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, देखिए ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है सबसे पहले समझना पड़ेगा, इसमें दो कॉइल होता है, एक कॉइल प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। जब प्राइमरी कॉइल में धारा दिया जाता है तो सेकेंडरी कॉइल में ऑटोमेटिक धारा प्रोडक्ट होता है, उत्पन्न होता है। कैसे होता है, देखिए, तो जब प्राइमरी कॉइल जब प्राइमरी कॉइल में करंट दिया जाता है तो सेकेंडरी में जो होता है, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल यानी अन्य प्रेरण।
ठीक है, या म्यूचुअल इंडक्शन। तो अगर ऑप्शन में म्यूचुअल इंडक्शन भी होगा तो वो भी सही हो जाएगा। लेकिन चलिए देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या दिया है। तो इसमें ऑप्शन दिया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो कोई जरूरी नहीं है कि यही ऑप्शन रहे, इस ऑप्शन को चेंज करके अन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन भी नाम हो सकता है। देखिए कूलम्ब्स लॉ है, तो कूलम्ब्स लॉ में तो पॉइंट चार्ज होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो पता ही होगा, जैसे बैटरी में है यूनिट 1, ये यूनिट 1 का जो क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग अभी जो शुरू किए हैं नया बैच में, उसमें हम लोग पढ़ रहे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहेगा, और उसमें जो होता है हम लोग चार्ज की स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कंघी को कोई पेन है, इसको सूखे बाल से रगड़े, और रगड़ने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन आया। जब इसमें इलेक्ट्रॉन आया तो सबसे पहले इस बॉडी को चार्ज किया, और इस बॉडी को जब चार्ज किया तो वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपने और अट्रैक्ट करता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि किसके कारण होता है, कौन सा फोर्स लग रहा है, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है। जैसे कंडेंसर है, जैसे पंखा में होता है, जैसे कोई गुब्बारे को रगड़ते हैं दीवार में चिपक जाता है, जैसे बैटरी है, जैसे इसमें क्या बोले, जैसे लाइटिंग होता है, बादल में भी प्लस माइनस में होता है, जो लाइटिंग चिंगारे होता है, फोटोकॉपी का मशीन है। तो बहुत सारे दैनिक जीवन में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा, और वही इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा दौड़ने लगेगा तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होगा। इलेक्ट्रो जो स्टैटिक्स है उसमें डीसी करंट प्रोडक्ट करता है, और इलेक्ट्रो जो डायनेमिक्स होगा उससे एसी करंट बनाता है, यानी इलेक्ट्रॉन रेस्ट। इसीलिए करंट डीसी में नहीं लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट में है, और उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मूविंग करता है, जिसके कारण से आदमी का मौत हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए समझा देते हैं, जैसे कोई टाइगर है, कोई बाघ है, और वहाँ मान लो बांध कर रखा है, तो आदमी पार होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे काम कर रहा है। लेकिन वही अगर टाइगर अगर खोल दिया जाए तो मार देगा, यानी करंट जैसा काम करेगा। समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए देखते आगे। अब देखिए इसमें क्या है, ठीक है, आगे देखिए क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ट्रांसफार्मर जिसमें क्या होगा, तो आंसर इसका क्या होगा, सी नंबर होगा। देखिए अब क्या है, हम इन एन एसी सर्किट विद प्योर रेसिस्टर द वोल्टेज इन करेंट आर आउट ऑफ फेज, इन फेज 90 डिग्री, आउट ऑफ फेज 180, आउट ऑफ फेज। देखिए इसमें फेज में होता है एक ऐसी परिपथ जिसमें केवल एक शुद्ध प्रतिरोधक हो, उसमें वोल्टेज और धारा आपस में क्या संबंध है, क्या संबंध है, दोनों का जो रिलेशन है वो क्या संबंध है, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें हिंदी से भी ऑप्शन दिया है, फेज से बाहर, ना समान फेज में, ना 90 डिग्री में, ना 180 डिग्री में। तो अगर इसमें क्या होगा, तो समान फेज होगा। इसमें क्या होगा आंसर, तो समान फेज होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक आदर्श प्रेरक में उपभोग की गई औसत शक्ति कितनी होती है, द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन आइडियल इंडक्टर। तो आइडियल इंडक्टर जो होता है वो कितना डिग्री होता है, तो 0 आंसर होगा। आगे देखिए क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ईएम वेव। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषता नहीं है, कौन नहीं है। तो देखो विद्युत चुंबकीय तरंग की जो विशेषता है वो तो बी नंबर है, क्योंकि वो निर्वात में चल सकती हैं। इनका जो मान होता है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, वे उसके बाद क्या होता है, ये अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, लेकिन ये अनुदैर्ध्य नहीं हो सकता। ये तो कौन नहीं है, ये है, ये है, ये है। अभी मान लो क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषता नहीं है, तो आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, अगर क्वेश्चन देखा तरंगों की विशेषता है तो याद रखना ये अनुप्रस्थ भी आंसर होगा, निर्वात में चल सकती ये भी होगा, और निर्वात की जो चाल होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड ये भी होगा। तो कौन होता है कौन नहीं होता है इसको पूरा जानना चाहिए। आगे देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग का जो स्रोत है वो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग जो बनता है, ठीक है, यूनिट 5 में हम लोग पढ़े हैं थ्योरी में, वो एक्सेलरेटेड होता है। एक्सेलरेटेड का मतलब क्या हो जाए, त्वरित आवेश, एक्सेलरेटेड चार्ज। ये क्या होगा, बी नंबर आंसर होगा, एक्सेलरेटेड चार्ज। द क्रिटिकल एंगल ऑफ ए मीडियम इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर व्हिच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज। किसी माध्यम के लिए क्रांतिक कोण वह अपतन कोण है जिनके लिए अपवर्तन कोण क्या होता है। देखिए अगर इस टाइप से क्वेश्चन अगर आता है तो सीधा आपको एक फार्मूला याद रखना है। क्या रखना है, हम लोग पढ़े हैं कि I बराबर IC, I का मतलब आपतन कोण और IC का मतलब क्रांतिक कोण। I बराबर IC यानी I IC के समान तब होगा जब R बराबर 90 डिग्री होगा। यानी I अगर IC होगा, I IC तब होगा जब R 90 होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसलिए किसी माध्यम के लिए क्रांतिक कोण आपतन कोण के जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। आंसर होगा 90 डिग्री, यानी आंसर होगा ए नंबर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए
A convex lens always the form of the virtual image when object is placed. देखिए उत्तल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब कब बनाता है, जब वस्तु कहाँ रखी होती है, अनंत पर, 2f पर, फोकस और ऑप्टिकल केंद्र पर। तो क्या होगा, ऑप्टिकल फोकस और ऑप्टिकल केंद्र के बीच जो अगर रखेंगे तो क्या होगा, वो आभासी बनता है जहाँ वस्तु रखी जाती है। अब द यंग्स डबल स्लिट द एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विट इज। यंग का द्विछिद्र प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई किस पर निर्भर करती है? तो देखिए किस पर निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है पर्दे की दूरी के समानुपाती जो है, इस पर जो है वह निर्भर करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो सी नंबर होगा, आंसर सी होगा। देखो पोलराइजेशन प्रूव दैट लाइट इज, ध्रुवन ये सिद्ध करता है कि प्रकाश एक किस प्रकार की तरंग है, क्या आदिश है, क्या अनुप्रस्थ तरंग है, यांत्रिक तरंग है, नानुहित तरंग है। तो क्या अनुप्रस्थ है, यानी ट्रांसफर वेव है। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव दैट, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसको सिद्ध करता है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो होता है, जो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में आगे ये जो यूनिट है, ये यूनिट 7 का है, मॉडर्न फिजिक्स का है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का है। तो याद रखिएगा इसमें पार्टिकल से रिलेटेड है, कौन से रिलेटेड है, यानी पार्टिकल जो होता है उससे रिलेटेड ही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, यानी पार्टिकल नेचर ऑफ जो लाइट है उससे रिलेटेड है कौन का। समझे क्या बोले, ये आइंस्टाइन के बाद प्लांक जो कांस्टेंट है, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, इसी से आया है। जब क्वांटम हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम फिजिक्स, तो इससे साथ आगे जब डिग्री लेवल में आपको जाकर पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कि क्वांटम फिजिक्स क्या है, फोटन और क्वांटम फिजिक्स में क्या है ये सब, ठीक है, आगे हम लोग जाकर के पढ़ेंगे कभी। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड ऑन, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में अवरोधक विभव किस प्रकार निर्भर करता है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की तीव्रता, केवल कार्य फलन, कैथोड के क्षेत्रफल। तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा कि ये जो होगा फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति, जो लाइट जाता है जिसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, उसी पर इफेक्ट करता है। इसलिए आंसर क्या होगा, ए नंबर। इन द हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन द रिमूवल्स अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, द न्यूक्लियर फोर्स एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द मैग्नेटिक फोर्स। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस बल के कारण घूमता है, तो किस बल के कारण घूमता है, क्या मान लीजिए क्या बोल रहा है कि ये जो होता है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन परमाणु है, और ये नाभिक है, प्लस है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो घूम रहा है तो किसके कारण घूम रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है जो घूम रहा है। तो देखिए अगर इलेक्ट्रॉन 1 मिनट के लिए सोचे कि हम रुक जाएंगे तो इसको खींच लेगा, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि प्लस माइनस के एक दूसरे को क्या करता है, खींचता है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये जितना फोर्स लगा तो भी उतने फोर्स लगा तो होगा, इसलिए हो सकता है कि मजबूरी में पूरा घूम रहा है, लेकिन इसमें फोर्स कौन सा लग रहा है। तो अगर मान लो एक कंघी है, कागज के टुकड़े को खींच रहा है, तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है, तो किसे खींचता है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसमें भी क्या है, तो इसमें भी कौन सा फोर्स लग रहा है। अगर कंघी और कागज के टुकड़े में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, तो परमाणु में क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु में क्या होता है कि प्लस और माइनस यहाँ भी है, तो इसमें भी वही फोर्स होगा जो उसमें लग रहा है। यानी इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्थिर विद्युत, इसमें क्या हो जाएगा, तो विद्युत, स्थिर विद्युत बल जो है, ये आंसर होगा सी नंबर, इसका आंसर सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। द मास डिफेक्ट इन न्यूक्लियस लीड्स टू, क्या होता है, नाभिक के द्रव्यमान दोष किसको जन्म देता है। नाभिक में द्रव्यमान दोष जो मास डिफेक्ट है, दोष का मतलब होता है जो मास डिफेक्ट, हम लोग थ्योरी में पढ़े, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि द्रव्यमान क्षति या दोष, मास डिफेक्ट क्या है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। मास डिफेक्ट संकुलन अंग, ठीक है, नाभिक के संलयन, नाभिक के विखंडन, ये सब मेन क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। तो देखिए क्या होगा, तो नाभिक में द्रव्यमान दोष किसको जन्म देता है, तो ये क्या होगा, नाभिक की ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी होगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका, टोटल क्वेश्चन 25 है, 25 नंबर है, 25 तो है और 25 नंबर का आता है। तो अगर हम इस तरह का जो सेट है, ठीक है, ये 26 का है, 2026 का, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 24 का भी हम बनाएंगे, 23 का भी बनाएंगे और 22 का भी बनाएंगे, इसलिए वीडियो आप जरूर देखिए। और हम सिर्फ उस MCQ का सिर्फ उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, उसके साथ अगर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको भी हम बता रहे हैं, इसलिए वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। और अगर समझ में कहीं नहीं आ रहा है तो आप जरूर बोलिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है कि जेनर डायोड का उपयोग किस लिए किया जाता है। जेनर डायोड जो होता है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि डायोड क्या है। तो देखिए डायोड क्या है, अगर हम रोड में मान लो चल रहे हैं और कभी बाइक ऐसे चलाते हैं, देखा होगा कोई ऐसे चला रहा है, ऐसे चल रहा है, तो अगर मान लीजिए यहाँ कोई प्रशासन का गाड़ी या
पुलिस वगैरह जो है अगर मान लीजिए खड़ी है तो देखिएगा डर के मारे वो सीधा आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं दैनिक जीवन के उदाहरण के साथ, तो वो जो पुलिसकर्मी है वो एक डाइट की तरह काम किया, ठीक है। तो उसी तरह से डाइट क्या है, अगर करंट अगर मान लो ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे करके करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो अगर हम डायोड लगा देंगे ना तो करंट का जो डायरेक्शन है जो चेंज होता है ऊपर नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो डायोड लगाने के बाद क्या होता है, करंट को सीधा ले जाता है, डायरेक्शन को चेंज होने नहीं देता है, बदलने नहीं देता है। क्योंकि एसी करंट हम लोग पढ़े हैं, एसी करंट में क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट, मतलब एक बार ऊपर एक बार नीचे, फिर ऊपर फिर एक बार नीचे, ऊपर एक बार नीचे, ऐसे करता है। तो अगर डायोड लगाएंगे ना तो चेंज होने नहीं देगा। इसलिए अर्ध तरंग दृष्टिकारी, अब पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर, अब फुल वेव रेक्टिफायर, जो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी सेमीकंडक्टर लास्ट वाला जो चैप्टर है उसमें है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो उसमें भी हम लोग समझाए थे कि डायोड के बारे में, कि जो डायोड होता है वो क्या है। तो डायोड का काम समझ में आ गया कि डायोड क्या करता है कि करंट को एक ही दिशा में ले जाता है, चेंज होने नहीं देता है, वो डायरेक्शन को बदलने नहीं देता डायोड का काम। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, ये क्या पूछा है, ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि जेनर डायोड पूछा है। तो जेनर डायोड क्या होता है, तो जेनर डायोड जो होता है वोल्टेज, जो वोल्टेज रेगुलेशन है ना उसको क्या करता है, मेंटेनेंस करता है। यानी आप बता सकते हैं कि वोल्टेज जो रेगुलेशन है इसी का ऊपर काम करता है, इसलिए जेनर डायोड लगाया जाता है। बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में देखा होगा कि डायोड लगाता है, कभी डायोड लगाता है, कभी जेनर डायोड लगाता है। डायोड क्यों लगाता है, मान लो हमको डीसी बनाना है तो हमको डायोड लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो दोनों साइड से डीसी लगा देते हैं तो वो फुल वेव रेक्टिफायर हो जाता है। दृष्टिकारी जिसको हिंदी से बोलते हैं, जो एसी करंट को डीसी में बदलता है, उसी का नाम है रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफायर। तो अब इसमें बात क्या करते हैं, जेनर डायोड हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा, बोलो सी नंबर आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। और इसके साथ ये 25 जो एमसीक्यू ये खत्म हो गया। कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका देखेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ में इसको भी बता देते हैं। देखिए 2 × 6 क्या है और 12 नंबर क्या है, तो ये गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसे निकाला है ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जैक ऐसा क्यों कर दिया है। शायद वो क्योंकि जब नंबर को जोड़ने जाते तो 75 हो जाता है, टोटल नंबर की जब बात करते तो 70 है, तो फिर इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर ये 1 × अगर 7 होता है तो ये टोटल 70 हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या किया, 2 × 6 कर दिया। जो भी हो, अगर सेकंड मॉडल सेट अगर निकलता है तो शायद सुधार कर देगा या कुछ कारण होगा, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि ये मिस किया है कहीं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, स्थिर विद्युत, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम। स्थिर विद्युत संतुलन में किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। तो किसी भी चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो हमेशा शून्य होता है। कैसे शून्य होता है, देखिए वो बाहर को वैल्यू ही नहीं देता है, अंदर में जो होता है ना उसका मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, तो शून्य होगा। देखिए 1 वोल्ट विद्युत विभव को परिभाषित करे, डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि विभव का जो फॉर्मूला होता है, वी बराबर क्या होता है, तो डब्ल्यू बाई क्या होता है, क्यू होता है। 1 वोल्ट 1 जूल 1 कूलम। ध्यान दीजिएगा, ये जो डब्ल्यू है ये वर्क है, इसलिए इसका असाइनमेंट जूल होता है। ये जो क्यू है इसका क्या होता है, कूलम होता है। तो इसमें क्या है कि 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए अगर 1 जूल अगर वर्क करना पड़े, 1 जूल अगर वर्क होता है, 1 कूलम आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, यानी एक 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लोग ले जाते हैं तो 1 जूल अगर इसमें वर्क करना पड़ता है तो उसी का नाम है 1 वोल्ट। तो आपको लिखना क्या है परिभाषा इसमें, तो एक लाइन में लिख देना है कि 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए अगर 1 जूल वर्क करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। ये चीज आपको लिखना है। देखिए आगे फिर क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए किरचॉफ का नियम है। देखिए हिंदी से क्या क्या लिख देता है, किरचॉफ फिरचॉफ इस तरह लिख देता है, ठीक है, ऐसे लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो नाम है, प्रोनाउन में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो किरचॉफ का जंक्शन नियम, तो किरचॉफ का जो जंक्शन नियम है वो किरचॉफ का पहला नियम भी है। इसको हम लोग KCL भी बोलते हैं। क्या क्या नाम है इसका, देखिए पहले हम लोग क्या बोलते हैं इसको फर्स्ट लॉ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, KCL बोलते हैं, सर्किट रूल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको KCL भी बोलते हैं पहला नियम। इसको हम लोग संधि नियम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, संधि नियम। क्या होता है किरचॉफ का पहला नियम,
तो सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होती है। सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, मान लो ये जंक्शन है, यहाँ से करंट आया, यहाँ से भी करंट आया, ये मान लो I1 आ रहा है, ये मान लो I2 आ रहा है, और यहाँ से मान लो निकल रहा है, ये मान लीजिए कि I3 है, ये मान लो I4 है, और ये मान लो I5 है। मान लो तो आने वाला जो धारा वो पॉजिटिव होता है और जाने वाला जो धारा होता है वो नेगेटिव होता है। तो आने वाला धारा का योग और जाने वाला धारा का योग के क्या होता है, बराबर होती है। और टोटल अगर धारा का हम लोग बात करेंगे तो समेशन आई इक्वल टू जीरो होता है। तो ये लिखना है कि समेशन आई इक्वल टू क्या लिखना है, जीरो। इसका एक लाइन में परिभाषा लिख देना है कि किरचॉफ के पहला नियम के अनुसार या संधि नियम के अनुसार या जंक्शन नियम के अनुसार सभी धाराओं के बीजगणित जो क्या होता है, शून्य होती है। लास्ट में लिखना अर्थात समेशन आई इक्वल टू जीरो, खत्म हो गया। ठीक है, अब कैसे जीरो हो जाएगा, देखिए अगर मान लो 5 एम्पियर है तो ये जितना तार निकालेगा यहाँ से करंट निकालो ना, सब मिलाकर 5 ही नहीं होगा। इसलिए आने वाला और जाने वाला धारा का योग क्या होती है, बराबर होती है। ये किरचॉफ का पहला नियम। अब किरचॉफ का जो पहला नियम है वो किससे रिलेटेड है, कभी पूछता है। अगर एक क्वेश्चन पढ़ रहा है तो उसका टोटल क्वेश्चन का जान लो, नहीं कि एक को पढ़े फिर दूसरा सेट में कभी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। अगर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है बना लो। जैसे मान लो क्या है, ये हो गया, उसका किससे रिलेटेड है, तो ये आवेश से रिलेटेड है। तो किरचॉफ का जो पहला नियम है यानी जो केसीएल है वो आवेश से है। दूसरा नियम जो है वो किससे है, तो ऊर्जा से है। तो ये क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, What is the direction of magnetic force? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What is the direction of magnetic force on a positive charge moving parallel a magnetic field? एक धन आवेशित चुंबकीय क्षेत्र एक समान गति कर रहा है, उस पर लगने वाला चुंबकीय बल की दिशा क्या होगा। अब चुंबकीय बल की दिशा क्या होगा, अब चुंबकीय बल क्या है, अगर चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश को रखा जाए तो उसमें लगने वाला जो बल होगा उस बल को चुंबकीय बल कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र में अगर रखेंगे तो उसमें लगने वाला बल को क्या कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं। जब विद्युत बल का परिभाषा पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, एफ बाय क्या पढ़ते हैं, क्यू नॉट पढ़ते हैं। तो चुंबकीय बल जो होता है क्या होता है, तो एफ जो होता है, एफ एम जो होता है मैग्नेटिक फोर्स, क्यू वी भी क्या होता है, ठीक है, साइन थीटा होता है। क्यू वी भी क्या होता है, साइन थीटा होता है। इसमें क्या होता है कि क्या है इसमें क्वेश्चन कि समानांतर गति कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं कि अगर समानांतर गति करे तो समान सदिश होता है, और समान सदिश के जो कोण बनेगा तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, तो साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ एम बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने साइन 0 का मान यहाँ रखे तो 0 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कमरे के तापमान पर दो फेरोमैग्नेटिक तत्वों का नाम बताएं। कमरे के तापमान पर दो फेरोमैग्नेटिक एट रूम टेम्परेचर क्या होता है, तो एक लोहा होता है, एक निकेल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, लोहा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो लोहा और क्या हो जाएगा, निकेल। ठीक है, लोहा और क्या हो जाएगा, निकेल हो गया ये भी। अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स का इकाई क्या होता है। देखिए तो चुंबक, अभी हम तुरंत बोले एमसीक्यू में, देखिए वहाँ पढ़े तो यहाँ समझ में आ गया। वहाँ पूछा था चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मतलब क्या, टेस्ला। तो हम सारी चीज़ के बारे में बताए, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रा, चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रा, चुंबकीय फ्लक्स का। तो चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है, ये आप कॉमेंट करके जरूर बोलिए, क्योंकि हम वहाँ बताए हैं अभी तुरंत। ठीक है, कि चुंबकीय फ्लक्स का चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, इकाई क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है तो चुंबकीय फ्लक्स का क्या होगा। ठीक है, ये आपको दिए हम क्वेश्चन 31 वाला, ये आप कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि वहाँ एमसीक्यू में हम बोले अभी कि चुंबकीय फ्लक्स का क्या होगा। देखिए आगे देखिए 32 देखिए, शुद्ध प्रतिरोधी एसी परिपथ का पावर फैक्टर कितना होता है। तो देखिए इसमें जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर, ठीक है, ये कितना होता है, तो पावर फैक्टर इसका 1 होता है। पावर फैक्टर 1 होता है क्योंकि धारा और वोल्टेज का मान समान होता है। पावर फैक्टर में क्या होता है, धारा और वोल्टेज का मान समान होता है। क्या होता है, धारा और वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है, इसलिए क्या वन होगा। यहाँ के नेम एनी ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन उपग्रह संचार में प्रयुक्त एक विद्युत चुम्बकीय तरंग का नाम बताएं। तो ये जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होता है इसमें क्या दिया है कि एक तरंग का नाम बताएं, तो माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सूक्ष्म तरंगे। क्या हो जाएगा, सूक्ष्म तरंगे, याद रखेगा। ठीक है, सूक्ष्म तरंगे आंसर होगा। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होता है, तो क्या होता है, +1। क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा +1। क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा +1, इसका आंसर होगा।
हो गया। तो आपको सारा समझ में आया होगा और इसी तरह से 2026 का मॉडल सेट हमने कंप्लीट किए। अगर कहीं भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2024 का, 2023 का, 2022 का। तब तक आप इसको तैयारी कीजिए और जो भी हमने थ्योरी पढ़ा है उसको अच्छा से पढ़िए। फिर भी कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।